Good afternoon, students. As you all know, our chapter number 7, Magnificence of Trees, is going on. Okay, we will discuss the topic forest yesterday, and today we are going to start our new topic, which is deforestation. Okay, so let's start. First, I will told you about deforestation. What is deforestation? Deforestation होता क्या है? Cutting down of forest is called deforestation. Trees का कट करना, trees को कट करना होता है deforestation. लेकिन इसको लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा जब आप ट्रीज कट करते हो तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या हैं? तो देयर आर टू कॉजेज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन. ओके, तो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? In many forests, tribal people clear a patch of forest land by cutting trees. तो जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो फॉरेस्ट का लैंड जो है थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं. क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड. फॉरेस्ट का जो लैंड है उसको थोड़ा सा वहां ट्रीज कट कर देते हैं. दे यूज दिस लैंड टू कल्टीवेट क्रॉप्स. वो इस लैंड को किस में यूज करते हैं? क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में, क्रॉप्स ग्रो करने में यूज करते हैं. ओके, तो ये कल्टीवेशन जो है वो 5 या 6 इयर्स तक हो सकता है. आफ्टर अ फ्यू इयर्स दिस लैंड बिकम्स बैरन. थोड़े टाइम में क्या होता है कि जब यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होती है तो वो जो प्लेस है जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है वो बैरन में बंजर हो जाता है एंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन. अब वहां वो अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, वहां पे कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी क्योंकि जितना सॉइल को फर्टिलाइजर्स मैनो जितना मिलना था सॉइल के अंदर जितना था उतना मिल चुका. ठीक है, तो जितने ट्रीज वहां पे ग्रो होने तो उतने ग्रो हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद वो अनफिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. क्योंकि जो ट्राइबल पीपल्स है वो मैन्योर फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो थोड़े टाइम में बैरन हो गया. उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? दे देन लीव दिस लैंड एंड क्लियर अनदर पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड. तो वो क्या करेंगे? उस लैंड को जहां पर वो कल्टीवेशन कर रहे थे थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद उसको छोड़ देते हैं, वो वहां से चले जाते हैं और फॉरेस्ट का अनदर पैच को फिर से क्लियर करते हैं, फिर से फॉरेस्ट कट करते हैं, फिर से एक पैच बनाते हैं और वहां पर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? व्हेन पीपल क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड and they cultivate the crops, okay, for a few years. This and when they grow their crops, after some time they grow in another place for growing crops. Okay, तो थोड़े टाइम के बाद हम फिर से वहां जाते हैं अदर प्लेस पर और क्या करते हैं? क्रॉप्स का ट्रीज को कट करते हैं और वहां पर फिर से क्रॉप्स ग्रो करते हैं. फिर जब वो वाला प्लेस भी बैरन हो जाएगा, जब वो भी अनफिट हो जाएगा कल्टीवेशन के लिए, फिर से वो फॉरेस्ट के अदर लैंड पे चल जाएंगे. तो ऐसे वो शिफ्ट करते रहते हैं क्रॉप्स के लिए अपना प्लेस. ठीक है. सेकेंड इज अर्बनाइजेशन. द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. क्योंकि बहुत सारे टाउन्स ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, सिटीज ग्रो हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं? ट्रीज कट हो रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन होता है बेटा. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रहने के लिए हाउसेस चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए. तो ये सारी बिल्डिंग्स कैसे बन रही है? फॉरेस्ट कट करके. तो इसके लिए भी आपको बहुत सारा लैंड जो है वहां पे जितने भी ट्रीज उनको कट करना पड़ेगा. दे ग्रोइंग डिमांड ऑफ फायरवुड. The growing of demand of firewood in village and timber in urban areas is also a major cause of deforestation. तो villages में firewood के लिए और urban areas में, शहरों में timber में जो छोटी और जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनको timbers बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब हमें सिटीज में चाहिए और फायरवुड हमें विलेजेस में चाहिए क्योंकि जो लकड़ियां होती है इससे वो लोग क्या करते हैं? अपने हाउस में जो उनका चूल्हा होता है उसमें कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उस अपने प्लेस को वार्म करने के लिए रखते हैं. तो अलग अलग चीजों के लिए वो वुड को फायर करते हैं, वुड जलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन हो गया लार्ज स्केल्स पर,
जो ट्रीज है वो कट तो हो गए हैं, बट अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ऐसा क्या इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का? द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल लॉस देयर होम। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ट्रीज बहुत ज्यादा कट हो जाएंगे, तो एनिमल्स के पास होम नहीं रहेगा। इट कॉजेज सॉइल इरोजन, और इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा, लीडिंग टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, अब सॉइल इरोजन क्या होगा? क्योंकि जब ट्रीज ही नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं। ठीक है, अगर जब ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल रेनफॉल के थ्रू बाहर चली जाएगी, फिर से वाटर में मिल जाएगी, तो वहां पर कोई प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। इट कॉजेज चेंज इन द रेनफॉल, तो इसकी वजह से क्या होगा? रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंज हो जाएगा। द फॉरेस्ट एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल। जो फॉरेस्ट एरिया, डिफॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जहां पर ट्रीज कट हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे? वहां पर रेनफॉल बहुत कम होगी, या तो होगी ही नहीं या फिर बहुत ही कम होगी। पेविंग द वे ऑफ ड्रॉट इन द रीजन। अब थोड़े थोड़े टाइम पे जब वहां पे रेन नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, तो इसकी वजह से वहां पर ड्रॉट हो जाएगा, मीन सूखा हो जाएगा, एक नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम पीपल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बर्निंग ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। तो वुड के जलने से क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो हो गए हैं बहुत कम, और नंबर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ये बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को तो ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो अब सब लोग जब ब्रीथ आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको लेने के लिए प्लांट्स नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? नेचर में इम्बैलेंस हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एयर पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होने से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, तो एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ग्रीन हाउस गैस होती है, एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा हॉटनेस फील होगी, हॉटनेस होगी तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट द रेन वाटर फ्लोज फास्टर। अब रेन वाटर कैसे फ्लो करेगा? क्योंकि ट्रीज ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ट्रीज नहीं होंगे तो जो रेन होगी, अगर कभी होती है रेन, तो वो कैसे होगी? बहुत फास्ट फ्लो करेगी, और कॉजेज फ्लोड, और उसकी वजह से क्या आ जाएगा? फ्लोड में बाढ़ आ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाएगा? बहुत सारा जो क्लाइमेट है उसमें चेंज होने लग जाएगा। द क्लाइमेट बिकम्स वार्मर। जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, एंड ड्राई, और सूखा हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, क्योंकि नमी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वार्मर का फील करना पड़ेगा, और आप आसपास का एरिया काफी ड्राई में सूखा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन, तो अफॉरेस्टेशन इज अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन में होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ ग्रो करना। ठीक है, एट डिफॉरेस्टेशन में कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या हो रहा है? कट हो रहे हैं। यहाँ पर आप अफॉरेस्टेशन में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ
डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कोई इफेक्ट्स ना पड़े हमारी अर्थ पर, इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर ट्री इन अ लार्ज स्केल। Thus it becomes our moral duty to conserve forest। तो हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे एनवायरमेंट को, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है इनके लिए हमें प्लांट्स को सेव करके रखना है, इसलिए प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। इन इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वन महोत्सव है सेलिब्रेटेड। हमारी इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? टू मेक द पीपल अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए। किसके लिए? अवेयर करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करें और उनको इसमें बेनिफिट्स बताया जाता है। अगर ट्रीज होंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। In this program, various government and non-government organization participates and plant sapling on the large scale। तो इस प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट होती है और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सब लोग क्या करते हैं? सैपलिंग्स को प्लांट करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट wildlife sanctuaries and national park। Next topic is wildlife sanctuary and national park। So what are wildlife sanctuaries and national park? Sanctuaries and national park are the areas that reserve for the wild animals। तो ये जो सेंचुरीज होती है और जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं, where they can freely use the habitat and natural resources। तो इस प्लेस पर वो उनका हैबिटेट होगा। ठीक है, तो नेचुरली वहां पर घूम सकते हैं, अपना फूड ईट कर सकते हैं, जितने भी उनको रिसोर्सेज चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, सब कुछ वहां पर उनके लिए अवेलेबल होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, जो नेशनल पार्क्स होती हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन राजस्थान। अब हमारे राजस्थान में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ पर है रणथंबोर नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व विच इज इन सवाई माधोपुर, केवलादेव नेशनल पार्क, धना बर्ड सेंचुरी विच इज इन भरतपुर, डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज इन जैसलमेर, सरिस्का नेशनल पार्क विच इज इन अलवर, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन राजसमंद, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन प्रतापगढ़ and Dhara sanctuary which is in Kota। So these are the district of Rajasthan, district of Rajasthan। Okay, so in this district you can see this wildlife sanctuary and national park। Next is food chain। All animals get energy from the food they eat। तो जितने भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब लोग क्या लेते हैं? फूड से एनर्जी लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फूड चेन है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। ये क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं है फूड के लिए, दे मेक देयर ओन फूड ओके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इनकी जो प्रोसेस होती है, जिसमें एयर, वाटर और सनलाइट इनको नीड होती है, इन तीन चीजों की इनको नीड होती है, जिसकी हेल्प से ये अपना खुद का खाना मेक करते हैं। ठीक है, तो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, PRODUCER, प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स क्या होते हैं? नेचर में प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट टू अदर प्लांट्स। और ठीक है, सो दे मेक देयर ओन फूड।
Herbivorous animals that eat only plants. जैसे कि डियर, रैबिट, काउ गेट द फूड फ्रॉम प्लांट। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। एंड दीज हर्बीवोरस एनिमल्स आर ईटन बाय कार्निवोरस। ओके, तो एज अ फूड ईट करने जो काइंड्स ऑफ एनिमल्स है इनको हमने 3 काइंड्स में डिवाइडेड कर रखे हैं एज अ फूड दे ईट। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, carnivorous and omnivorous. So herbivorous animals that eat only plants, carnivorous animals that eat the other animals, flesh of other animals, and omnivorous that eat both plants and animals. A seed. So what is food chain? A series of organisms linked together by the process of eating and being eaten for food is called a food chain. तो ये जो फूड चेन होती है ये एक तरह की सीरीज होती है किसकी? ऑर्गेनिजम्स की, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, तो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। ये फूड चेन के एग्जांपल है। तो जैसे कि कॉर्न एक क्या है? प्लांट है। तो कॉर्न को ईट किया रैट ने, रैट को ईट किया आउल ने। तो ये 3 लिंक फूड चेन है। सेकेंड कैरेट, कैरेट को ईट किया रैबिट ने। ठीक है, अब ये आपको प्लांट से ही मिला है ना, कैरेट तो प्लांट से मिला है। रैबिट को फॉक्स ने, फॉक्स को लायन ने। ओके, सो मीन्स प्लांट्स ईटन बाय herbivores, herbivores eaten by carnivorous. Okay, and carnivorous eaten by other animals या other carnivorous या other omnivorous. Next is grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake and snake is eaten by eagle. तो this is a food chain जो कि यहाँ से एनर्जी एक से दूसरे में पहुंचती है। तो इसने प्लांट ईट किया तो इसमें जो एनर्जी थी वो रैट्स में गई, रैट को जिसने ईट किया फिर यहाँ से एनर्जी आउट में चली गई। तो देयर आर द दिस इज द फूड चेन। नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, फूड वेब। तो व्हाट इज फूड वेब? अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो फूड चेन में तो सिंगल आपके जो सिंपल लाइंस होती है इसमें एक सब हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, बट फूड वेब नहीं होता। फूड वेब जो है वो एक तरीके से फूड चेन जो होती है बहुत सारे फूड चेन मिलकर के एक फूड वेब बनाती है। जस्ट लाइक इसको समझेंगे हम डायग्राम से। देखिए, जैसे कि आपकी ग्रास है, ये जो ग्रास है इसको ट्री है। अब ग्रास ट्री को किसने ईट किया? डियर ने, डियर को स्नेक ने, स्नेक को फिर ईगल ने ईट किया। ठीक है, अब इसी प्लांट को माउस ने भी ईट किया। सॉरी, इसी ग्रास को माउस ने भी ईट किया, इसी ग्रास को ग्रास हॉपर ने भी ईट किया, इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने ईट किया, फ्रॉग को फिर से ईगल ने ईट कर लिया, यहाँ माउस को ईगल ने ईट कर लिया। तो ऐसा नहीं होता कि इस फूड वेब में क्या होता है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी को भी ईट कर सकता है। तो प्लांट्स को तो बहुत सारे हर्बीवोरस ईट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि माउस को डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, तो ये सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि अगर इसको अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर नेचर में ये अगर इसको नहीं मिलेगा स्नेक को तो स्नेक डाई तो नहीं हो जाएगा ना, वो रैट को ईट कर लेगा, है ना, या फिर वो फ्रॉग को ईट कर लेगा, या वो डायरेक्ट ग्रासहॉपर को ईट कर लेगा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो ये फूड वेब में सब जो इट इज द इंटरडिपेंडेंट फूड चेन, मतलब इसमें बहुत सारी फूड चेन होती हैं। ठीक है, तो नो पर्टिकुलर एनिमल डिपेंड ऑन वन अदर प्लांट्स और वन अदर एनिमल। तो ये कुछ भी ईट कर सकते हैं। ओके, so our chapter is done and we will meet with our next chapter.